माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, यकीनन चंबा की राहें शिमला से बेहद दूर है, लेकिन आज आप चंबा ही नहीं, उसकी खूबसूरत वादियों और वहाँ के लोग जीवन, गद्दी समुदाय, तमाम संस्कृति से जी हाँ खुद को बहुत करीब पाएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है रावी सी खनकती और मणिमही सी आभाली आवाज़ श्री बहादुर भारद्वाज जी। तो चलिए सीधे मिलवाते हैं आपसे इनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, आज क्यों ना हम इस कार्यक्रम का आगाज़ एक मंगलमय भजन के साथ करें आपकी आवाज़ में। जी, सबसे पहले मैडम जी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डीडी हिमाचल का, जो कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और शुरुआत मैं अपने इंट्रो से करूँगा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जिला चंबा से। नाम मेरा बहादुर भारद्वाज है और मेरे गांव का नाम चौरी है, ग्राम पंचायत कुंवर। इसके पीछे भी एक जो मेरी पंचायत, इसका जो गांव है मेरा पंचायत जो कुंवर है, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये भी कहीं ना कहीं देवलोक से जुड़ी है और प्राचीन समय से ये नाम जुड़ा है कुंवर। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, कुंवर ये एक पांडव हुआ करते थे पहले, जो पांडव हमारे गांव पंचायत में आए थे। आपको पता ही है कि जब उनको वनवास हुआ था तो जगह 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 रहते थे। ऐसे ही वो हमारे पंचायत में भी आए थे। उस टाइम पे नाम था कुंतापुरी, उनकी माता का नाम था कुंती, पांडवों की माता का। तो उसी के ऊपर मेरी पंचायत का नाम जो था वो कुंतापुरी बना था। लेकिन समय के ढलते ढलते ये शब्द का आप या कह लो कि एक टूट जाना, या कहीं ना कहीं बोल जो है इधर उधर हो जाते कई बार। तो पहले बुजुर्ग भी भोले भाले होते थे, कहीं ना कहीं जो शब्द है वो इधर उधर हो जाता था। उसके बाद जिसका कुंतापुरी से वो कुंवर रह गया। तो ये जो है पांडवों से मिलकर जो बना है हमारा मेरे गांव का नाम वो कुंवर। और मेरी एजुकेशन, प्राइमरी जो एजुकेशन हुई है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जैंतरा कुंवर से हुई है। और मिडिल स्कूल मैंने कुंवर से ही करी है मिडिल की। और जो 9th 10th 11th है वो मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है इंदौरा से करी है। जी मैडम, बहुत खूब। आपने अपने जन्मस्थली जहाँ पर आपकी आवाज़ को तराशा गया आपके द्वारा, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आपने किया, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी आपने साझा किया। और तो क्यों ना अब आपकी आवाज़ में एक मधुर सी भजन की शुरुआत की जाए। जी मैडम, ज़रूर। हम शुरुआत करना चाहेंगे माता भरमाणी के भजन से। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। ये जो भजन है माता भरमाणी का, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। जब भी आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा की नगरी भरमौर कहा जाता है, और जब भी आप कभी मणिमहेश यात्रा के लिए जाते हैं तो ये कहावत है कि सबसे पहले जो है माता भरमाणी के जो है वो दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद की जो यात्रा है वो सफल होती है। तो इसी के ऊपर भजन मैंने लिखा था और खुद ही लिखा, खुद ही कंपोज करा है। तो इसकी मैं चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। हो सूहे झंडे तेरे, हो सूहे झंडे तेरे, झूले हो पूरा भर मोर, हिले माँ भर माणी, ओ माँ भर माणी। ऊंचिया पहाड़ा तेरा डेरा भर माणिए, तेरा भर माणिए, डुगड़ा माँ तेरा भर मोर ओ बस दी तू कंडे भर मोरा दिया धारा भर माणिए, देखने जो सुंदर नजारा ओ बस दी तू कंडे भर मोरा दिया धारा, देखने जो सुंदर नजारा। वो चड्डी वो 84 डेरा तू कैसा लाया, तेरा कोई अंत ना पाया। वो चड्डी वो 84 डेरा
तो बहुत ही मधुर आवाज़ में आपका जो ये भजन हमने अभी सुना, तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे आपके इस सुरमय सफ़र की शुरुआत कब से हुई? कब आपको लगा कि गीत जो है या फिर मधुर जो धुन है, पहाड़ी लोकगीत है, वो आपके लिए बने हैं? जी मैडम, बहुत ही अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक स्ट्रगल की एक कोई ना कोई गाथा होती है, इसके पीछे का बहुत बड़े रीज़न्स होते हैं। जी। और मैं भी मुझे भी तो बचपन से शौक़ था, ये जब स्कूल टाइम से शनिवार के दिन बाल सभाएं लगती थी, और हमारे टीचर जो है हमें फोर्स करते थे कि नहीं, आपको यहीं से मंच मिलता है, अगर आपको भी कुछ ना कुछ गाना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी, जब उस टाइम जो है कैसेट्स का ज़माना होता था, जिसको बोलते हैं हम, हमारे उसमें बोलते थे डेक, छोटे छोटे डेक, उसमें कैसेट्स डाली जाती थी। और कहीं अगर अगल बगल में हमने सुन ली नई वाली कैसेट, तो उसको ले आना, अपने घर में लगाना, सुनना, उसको पूरा रट रखते थे दिमाग में। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस समय कैसेट्स का ज़माना होता था, और वो पूरी को पूरी जो गाने थे वो डायरी पे लिखने। फिर ऐसे ऐसे स्कूल से बाल सभाएं शुरू होती थी, फिर वहाँ से शौक़ जागना शुरू हो गया कि नहीं, मुझे सिंगर बनना है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं इंसान की कि उसको मजबूर कर देती है कहीं ना कहीं कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो बहुत सारे कारण होते थे। जो फर्स्ट टाइम मैंने जो परफॉर्म करा था, वो स्कूल टाइम मैंने अपने ही गांव से करा था, जो हमारा कूर पंचायत में हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल कूर से। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गाया था एक गाना, स्कूल कंपटीशन था, उसमें गाया था, पढ़ी लिखी लैना लोको अनपढ़ता मकानी। वो एक टाइम से फौजी दी फैमिली करके कैसेट्स आती थी, उसमें उसका ये गाना था, पढ़ी लिखी लैना लोको अनपढ़ता मकानी। उस टाइम पे मुझे 11 रुपये इनाम दिए थे। बहुत खूब। और वो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि यार क्या बात है, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे इतना अच्छा अप्रिशिएट किया गया कि बहुत अच्छा गाते हो। और 11 रुपये जो इनाम, कई महीनों तक मैंने वो खर्च नहीं पाया था, तब से लेकर आज कुछ ना कुछ चल रहा है बस। जी, वो गीत जिसके लिए आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया और मोटिवेशन का उसने काम किया, अगर आप चाहें तो उसको गुनगुना सकते हैं दर्शकों के लिए। जरूर जरूर जरूर। वो एजुकेशन पे था कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय आपको ज़्यादा पता है कि लड़कियों को भी पढ़ाते नहीं थे हमारे बुजुर्ग लोग, और आज तो बहुत आगे हैं, एडवांस हैं, हमारी बहनें बहुत आगे जा चुकी हैं। तो इसी पे एक गाना था कि पढ़ी लिखी लैना लोको अनपढ़ता मुकाणी हो, पढ़ी लिखी लैना लोको अनपढ़ता मुकाणी हो, आ ई सिखा लोको जता जिंदगी बनानी हो, आ ई सिखा लोको जता जिंदगी बनानी हो, पढ़ी लिखी करी तुसा बनन बाप, अनपढ़ होए तब जिंदगी खराब, पढ़ी लिखी करी तुसा बनन बाप, अनपढ़ होए तब जिंदगी खराब, आ ई सिखा लोको जता जिंदगी बनानी हो, पढ़ी लिखी लैना लोको अनपढ़ता मुकाणी हो। बहुत खूब। बिल्कुल हम उस दौर को याद कर सकते हैं जब आपने ये गुनगुनाया होगा और कंपोज भी आपके द्वारा किया गया, तो बहुत बड़ी बात है, आपको मोटिवेशन उस समय मिला। आज आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, आज आपको हर कोई आपके गीत को, आपकी आवाज़ को पहचानता है, आपको बहुत सम्मान देते हैं। तो आज कोई ऐसा गीत जो आपको कह सकते हैं इतनी प्रसिद्धि दे रहा है, या फिर जिससे आपकी शुरुआत हुई प्रोफेशनली अगर हम कहें, वो अगर आप गुनगुनाना चाहें? जी, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में मुझे बता दूं कि जो ये मुझे इनाम दिया गया था वो फर्स्ट टाइम पे ना जी, ये आज इस दुनिया में नहीं है। वो लेट श्री खिन्नूराम जी थे, प्योर रिटायर थे वो कुंवर से, उनका आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। तो आज भी मुझे याद है उनके द्वारा मुझे 11 रुपये इनाम दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई, और मैं एजुकेशन के बाद मैं गवर्नमेंट ITI ऊना चला गया। ITI करने के बाद मैं जयपुर में रहा 2-3 साल। वहाँ से मैंने छोड़ दिया था कि मुझे सिंगिंग में भी जाना है, लेकिन जब कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मन में ठान रखी हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है मौका भगवान देता है।
तो जयपुर में 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं ट्राई करता रहता था गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और ट्राई करते करते आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं कार्यरत हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने बोला कि गाने की शुरुआत जो मैंने माता ब्रह्माणी का आपको सुनाया, तो उसका भी मैंने जिक्र करा। पहले मैंने जो सॉन्ग गाया था वो केलंग मुरारी जी का गाया था, वो हमारे कार्तिक स्वामी, उसके भी बाद हम चर्चा करेंगे। जी। लेकिन आपने बोला कि प्रसिद्धि हमें कार्तिक स्वामी हमारे कुलदेव हैं, वहाँ उनके गाने से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली भजन से। एक छोटा सा गाना है केसरो जी, उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ये गाना क्यों है और कैसे है। तो पहले आपको सुना देता हूँ मैं। जी। हो बितड़ो गोवाड़े अधी रात कुण मणु आया वो केसरो, हो बितड़ो गोवाड़े अधी रात कुण मणु आया वो केसरो, हो सारी रात गल्ला बोलाइया कुण तेरा यार केसरो, हो सारी रात गल्ला बोलाइया कुण तेरा यार केसरो, होर मणु कोई ना होला सका वो मो शेर केसरो, होर मणु कोई ना होला सका वो मो शेर केसरो, हो बितड़ो गो वाड़े अधी रात कुण मणु आया वो केसरो। बहुत खूब, बहुत खूब सर। सर, आपने शुरुआत की धीरे धीरे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किन गानों को सुनकर आपने खुद को तराशा। कहते हैं ना कि लोक संस्कृति, लोकगीत जो हैं हमें परंपरा से मिलते हैं। तो ऐसे कौन से गायक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन से धुनें या फिर गीत सुनकर आप खुद को तराश पाए? जी मैडम, ये गाने की बात करूँ तो वैसे तो मैं सभी सिंगर को सुनता हूँ, जो भी जितने भी हैं। ज़्यादातर मैं हिमाचली फोक सुनता हूँ, और बेसिकली मैं गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और गद्दी कल्चर को मैं ज़्यादा सुनता हूँ। तो गद्दी कल्चर में मैं बात करूँ तो हमारे जो सिंगर्स हैं, वैसे तो बहुत सिंगर हैं, सभी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ जी। लेकिन अगर गद्दी संस्कृति की बात करें तो आज जो हिमाचल में गद्दी संस्कृति को जो एक नई पहल जो पहचान दी है, वो हमारे आदरणीय बड़े भाई सुनील राणा जी की बदौलत जो है, वो उनको ही मैं अपना आइडल आज तक मानता हूँ, और उन्हीं को सुनता हूँ गद्दी गाने की अगर बात करूँ तो। वैसे तो हिमाचली फोक सिंगर की बात करें तो हमारे आदरणीय करण राणा जी हैं, धीरे शर्मा जी थे, संजीव दीक्षित, सभी मतलब सभी को सुनते सुनते हम यहाँ तक बड़े हैं। लेकिन गद्दी कल्चर में हम जब विशेष मैं अगर सुनता हूँ तो सुनील राणा जी को, उनको ही सुनता हूँ, और उनका ही जो ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनको ही आइडल मानता हूँ। मैंने अभी गाना गुनगुनाया था केसरो जी, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना आपके चैनल के माध्यम से, डीडी हिमाचल के माध्यम से। इस गाने में डॉट्स हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है पब्लिकली। ये दो लवर्स के बीच में एक वार्तालाप है, ये भेतड़ो घुवाड़े आधी रात कौन मणु आया केसरो जी। ये दो लवर्स हैं और ये बातें कर रहे हैं आपस में। भेतड़ो होता है, हमारे गद्दी में बोलते हैं भेतड़ो होता है दरवाजा, दरवाजे का जो होता है ना पर्दा, उसको दरवाजे को बोलते हैं भेतड़ो। भेतड़ो घुवाड़े आधी रात कौन मणु आया केसरो। उसका लवर्स बोल रहा है, उसको डाउट्स हैं, वो बोलता है कि अपने उसको लवर्स को कि बंदा कौन आया था जी। तो इसमें वो बोलती है कि आप बिना मतलब के डाउट्स मत करो, मेरी मासी का लड़का आया हुआ था। तो कई लोगों के मन में ये गलत भावना है कि सक्का बम शेर केसरो, उसको रिलेशन के साथ जोड़ रहे हैं कि अपनी मासी के लड़के के साथ उनका संबंध बना दिया। लेकिन इस चैनल के माध्यम से, डीडी हिमाचल के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो है, ये डबल मीनिंग उसमें मत लेना। ये जो है बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि वो पूछ रहा है कि वो कौन है, तो वो लड़की बोल रही है कि गलत मत समझो, मेरी मासी का लड़का आया हुआ था मुझसे मिलने जी। जी जी, ये बहुत बड़ा डाउट सा है जी। इसके भाव इस तरह से जुड़े हैं जी 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 जी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपको पहला पुरस्कार 11 रुपए के रूप में मिला, उसके बाद किस तरह से आपके परिवार वालों का रिएक्शन था? और क्योंकि आपने कहा कि आप जॉब के लिए भी आप काफ़ी अग्रसर रहे हैं, तो किस तरह से आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? अगर आप पास्ट में देखते हैं तो कैसे आपके परिवार वालों ने आपको संगीत के लिए, लोकगीत के लिए भी प्रेरित किया? जी मैडम, मैं एक बहुत ही कह लो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आज भगवान की बदौलत आज सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब से मैंने स्टैंड लिया, मैंने मेरे माता पिता
मतलब काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट का हिसाब डालो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए जाते थे। जी। डिस्ट्रिक्ट चंबा से, ब्रह्मौर कंस्टिट्यूंसी से, कुंवर पंचायत से ऊना डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में काम करते थे, लकड़ी काटना, घास काटना और ठेकेदार के माध्यम से, और पीठ पे भरियाँ, हम भरी बोलते थे उनको, पीठ पे ला ला के जो है ठेकेदार के माध्यम से बेचते थे। और मुझे आज भी याद है, मैंने अपना होश में जब काम करना छोड़ा था, उनको उनने के जंगलों में खुद मैं काम करता था, जब ITI करता था तभी मैं शाम को जब मतलब सैटरडे संडे आता था ITI के बाद, तो सैटरडे को मैं निकल जाना जंगलों में मम्मी पापा के पास। वो 3 महीने के लिए जब बर्फ़ गिरती तो हम उनने के लिए आते थे वो जी। तो उनके पास जाना, 2 दिन काम के लिए लगाने, फिर रात को फिर वापस अपने क्वार्टर में आना, फिर ITI चल देना। तो ऐसे शुरुआत हुई थी, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट शुरुआत रही है हमारी। तो आज माता पिता के आशीर्वाद से और भोले बाबा के आशीर्वाद से, आप सभी की आशीर्वाद से हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत फील होता है, प्राउड फील होता है। माता पिता की बात करें तो माता पिता को तो गर्व होता ही अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि मेरे माता पिता इतने भोले हैं। पिताजी तो ऐसे हैं कि ना वो किसी शादी में जाते, ना किसी विवाह में जाते, ना उनको किसी चीज़ का पता है कि कौन क्या कर रहा है जी। उनको इतना है कि सब सुख शांति रहे बस। और माता जी तो वो घर का सारा वो जिम्मेवारी वो संभालती हैं। मेरे पिताजी बिल्कुल भोले उसके हैं। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए आज तक मान्य नहीं करा कि ये नहीं, वो मत करो, वो मत करो। जो कर रहे हैं करो, अच्छा होना चाहिए बस। तो उनका हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहा है। जिस लाइन में मैं गया उन्होंने मुझे सपोर्ट ही करे कि हाँ अच्छा है करो, लेकिन गलत संगति में नहीं जाना और गलत काम नहीं करने बस। जी, तो आज आपके सामने हैं सब। जी, अगर वर्तमान की बात करें तो कैसा फ़ील करते हैं आपके परिवार वाले, आपके अपने, आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अपने कार्यक्षेत्र में तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल लोक संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, सभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं, जब स्टार्टिंग में हम कर रहे थे तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं यार क्या कर रहा है ये, लेकिन जब आपको जो है सफलता मिलना शुरू होती है तो जो सब लोग जो हैं वो आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। वो आज ऐसा है कि सफलता की सीढ़ियाँ हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो लोग फॉलो कर रहे हैं। आज मैं एक हल्का सा ब्लॉगर भी हूँ और व्लॉगिंग भी करता हूँ, स्पेशली गद्दी कल्चर के ऊपर। जो भी हमारी पास्ट में जो हमारी सभ्यताएं रही हैं, कलाएं रही हैं, जो हमारे कल्चर हैं, शादियों की कैसे कैसे हमारे गद्दी कल्चर में रहन सहन जो है, पहनावा जो है कि किस तरह का रहता है, वो तमाम सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल का मैं बता सकता हूँ, अबाउट गद्दी लाइफ, जी जी, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। उसमें तमाम सारी आपको जो भी गद्दी कल्चर से रिलेटेड वीडियोस आपको अगर देखनी होगी किसी के मन में कि क्या क्या होता है गद्दी कल्चर में, वो उसमें मैंने सारा बता रखा है। सर आप जिक्र तो कर ही रहे हैं, तो अभी हमें जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, तो क्यों ना आज कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को गद्दी समुदाय के बारे में, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, कल्चर के बारे में थोड़ा बताएं। जी जी, गद्दी कल्चर की बात करें तो आज ये पूरे विश्व भर में विशेष महत्व रखता है। और गद्दी कल्चर की बात करें कि एक अब विश्व विवाह ले लो, ये हमारा गद्दी कल्चर में विवाह होते हैं वो शिव विवाह माना जाता है जी। क्योंकि भोले शंकर ने आपको देखा है, देख रखा होगा कि भोले शंकर जो है चोड़ा डोड़ा भी पहनते हैं। तो हमारे गद्दी कल्चर में भी वो सेम लुआंचा बोला जाता है, जिसको पहनते हैं वो लुआंचा होता है जी। और लेडीज़ को भी वो लुआंचड़ी बोला जाता है, जो घाघरा सा आप देखते हैं ना, वो लुआंचड़ी बोला जाता है। गद्दी कल्चर में भिन्न भिन्न जो है रस्में होती हैं, त्यौहार होते हैं, बसोवा होता है, लोहड़ी होती है। वैसे तो लोहड़ी सभी बनाते हैं मेरे को लगता है, लेकिन और भी बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं डिफरेंट है सभी के हिसाब से। जो शिव नवाला होते हैं इसमें, जैसे लोग जो है शिव के लिए जागरण करते हैं, हमारे गद्दी कल्चर में तो शिव नवाला होता है, शिव भोले शंकर को समर्पित होता है। उसमें भोले शंकर की हम बोलते हैं ऐंचलियाँ गाई जाती हैं। ऐंचलियाँ यानी जो भोले शंकर को, जैसे उसमें आ जाता है कि भोले शंकर की जैसे सृष्टि की रचना किस तरह से हुई, और उसमें पार्ट बाय पार्ट होता है। जिस तरह से मिडल रात्रि हो जाती है, उसमें कौन सा भाग लगना है, रामायण आती है, कृष्ण का जन्म आता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो रात भर स्तुति की जाती है भोले शंकर की। आपसे विस्तार में जानेंगे इस शिव नवाला के बारे में, लेकिन उससे पहले एक गीत आपका बहुत प्रचलित हुआ है, जलबोनिया ढोला रे, तो उसकी पंक्तियाँ अगर 2 लाइनें आप हमें दर्शकों के लिए सुना दे तो बहुत खूब। जी जरूर मैडम। ये जो जलबोनिया ढोला था, इसके लिए तो मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत ही मतलब बदल के रख दी है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं जी। तो आप हिसाब लगा लो, इंस्टाग्राम पे वो लगभग 78 के जो है वो रील बन चुकी हैं अभी तक, और पूरे हिमाचल क्या, J&K क्या, पंजाब तक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो सॉन्ग आज तक चल रहा है। और इसका अगर मैं बात करूं
तो इसमें जो मेरे लीड रोल करा है वो मेरे धर्मपत्नी जी हैं, बेबी जी, जी, और उन्होंने इसमें लीड रोल करा है, एक्ट किया है। और जलबोने ढोला का वैसे मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दूं कि एक पति पत्नी है। अभी ऐसा होता है कि कई बार लड़की की शादी जो है ऐसे घर में हो जाती है कि एक तरफा प्यार होता है। लड़की तो अपने पति से बहुत प्यार प्रेम कर रही है, लेकिन पति ना कहीं उसको इग्नोर कर रहा है। तो वो जलबोने का मतलब पहले बता दूं कि जलबोने होता है कि मतलब अटपट आदमी जो बार बार पत्नी को तंग करता हो, जलील करता हो, बार बात बात पे उससे लड़ाई झगड़ा करता हो। तो वो लड़की बोलती है, ढोला तिजो डबलू में पाए पाए रखनो, दिला खेरे जंदरे में कुंजी लाए रखनो। डबलू यानी दिल के डब्बे में, पिटारे में बंद करके मैं आपको रखती हूँ, फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। दिल के जंदरे में कुंजी, यानी समझते कुंजी क्या होता है? की, चाबी। वो पुराना शाब्दिक अर्थ है ये कुंजी। ये आप मतलब ये शब्द जो है ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने इसलिए पौराणिक शब्द लिए हैं थोड़ा, क्योंकि बार जो है वो एक बार रिपीट हो जाए और लोगों को पता चले कि कुंजी क्या होता है, जंदरा क्या होता है। तो उसमें गया कि ढोला तिजो डबलू में पाए पाए रखनो, दिला केरे जंदरे में कुंजी लाए रखनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला, जड़ बोणिया के आतंक करने वाले ढोला कि मैं इतना प्रेम करती हूँ आपको, अपने दिल के पिटारे में बंद करके दिल के जंदरे में कुंजी लगा के रखती हूँ, आप फिर भी मुझे इतना वो कर रहे हो। उसकी मैं आपको लाइन सुनाता हूँ। ढोला तिजो डबलू में पाए पाए रखनो, दिला केरे जंदरे में कुंजी लाई रखनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला, ढोला तिजो डबलू में पाए पाए रखनो, दिला केरे जंदरे में कुंजी लाई रखनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। दिला केरी सूया पिरोई तिजो रखनो, गले पाई हारा माही के लाई रखनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। दिला केरी सूया पिरोई तिजो रखनो, गले पाई हारा माही के लाई रखनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। बैरी नैना मंज तिजो रखनो, ते उमरा भोले ताऊ तिजो मंगनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। इया बैरी नैना मंज तिजो रखनो, ते उमरा भोले ताऊ तिजो मंगनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। दिला केरे बितलू गुआड़ी कुनी हेरे, हो दिला मंज बाजी ना कोई तेरे, हो ढोला जड़ बोणिया ढोला। हो दिला केरे बितलू गुआड़ी कुनी हेरे, हो दिला मंज बाजी ना कोई तेरे, हो ढोला जड़ बोणिया ढोला। दिलारिक ताब मत जायो रखनू, ते पले पले भर के मना तेरा जपनो, ढोला जड़ बोणिया ढोला। दिलारिक
बहुत खूब सर। और इस गीत के पीछे जो कहानी है हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि इसमें आपकी धर्मपत्नी ने भी कार्य किया है। जी। तो किस तरह से आप मना पाए, उनका साथ किस तरह से आपको मिला? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अब कई लड़कियां तो होती है कि उनको शौक होता है वो कि वो बोल देती है कि मुझे भी रोल करना है या कुछ। कई जो होते हैं उनके दिल की जो बात है वो बाहर ही नहीं आ पाती हैं, वो बोल ही नहीं पाती कि मुझे भी शौक है या मुझे भी इंटरेस्ट है, आप मुझे भी इसमें मौका दो। जी। तो मैंने जब ये गाना लिखा था, खुद ही लिखता हूँ मैं, खुद ही कंपोज करता हूँ। जब मैंने ये गाना लिखा था तो ऐसा इस तरह से लिखा कि मैंने मेरा फैमिली जो है, परिवार का जो है उसमें शामिल हो सके। और इसमें इसकी जो वर्डिंग है, जैसे कि आपने आपको बता दिया कि ढोला ते जो डबल में पाए पाए रखनो, दिला के जंदरे में कुंजी लाए रखनो, ढोला जी। जड़वाणिया। फिर उसके बाद इसका अंतरा है कि इया बैरी नैना मंज तिजो मंगनो, उमरा भोले थो मंगनो। जी। वो बोलती है कि इन बैरी नैनों में मैं आपको रखती हूँ, सदा आपके नाम जपती हूँ, और पाँव उम्र में जो भोले शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ही मेरी लाइफ में आए जब भी मैं जन्म लूँ, फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। हाँ, और दिल आखिर सुइयाँ पिरोई जो रखूँ, जी। दिल की सुइयों में आपको पिरोई रखती हूँ, और गाड़े पाए हारा मैं हिक्के ला रखूँ। हिक बोला जाता है हमारी छाती को, अपनी गद्दी भाषा की बात करें तो छाती को बोला जाता है कि गाड़े पाए हार जो होता है, चंद्रहार जिसको बोलते हैं, गद्दी कल्चर में आप देखो हार होता है, गाड़े पाए हारा मैं हिक्के लाए रखनो। मतलब जो हार पति के द्वारा दिया जाता है या मंगलसूत्र दिया जाता है, तो वो एक पति का दिया होता है, गहना उपहार होता है। तो उसको मैं आपके अपने सीने के उसको उसमें देखती हूँ कि मैं मेरा पति है, उसको अपनी छाती के साथ लगा के रखती हूँ। तो ये फिर भी आप मुझे इग्नोर करते हो, मैं इतना ज़्यादा आपको वो करती हूँ। इसमें सारी ऐसी ऐसी वर्डिंग जब मैंने लिखी, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी और एक्टर को लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि अगर अपनी पत्नी होती है इसमें तो लाइफ जो है यादगार बन जाती है। कहीं ना कहीं जब भी हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि मेरी फैमिली है इसमें, हम परिवार पूरा इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैंने उसको, अपनी पत्नी को, उनको पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं? जी। तो फूले नहीं समाए कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप तो मॉडल को लेने वाले किसी और को। मैंने कहा कि मैंने जो गाना लिखा है मैंने अपने फैमिली मैटर के हिसाब से लिखा है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसमें हम दोनों के रोल को लेते हैं। तो उनका जवाब यही था कि अगर आप चाहते तो मैं इस पर इंटरेस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अपने फैमिली की अगर बात इसमें आती है तो मुझे अपनी फैमिली को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। तो फिर उनको मैंने ऐसे ले लिया, और आज वो गाना आपके सामने से अब पर मंथ जो 1 मिलियन क्रॉस कर रहा है। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप काम करते रहे। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, चंबा को भोले बाबा की नगरी भी कहा जाता है, और शिव नवाले की बात हो रही थी, तो क्या इसकी मान्यताएं हैं, और किस तरह से आपको भी इसमें मौका मिला होगा अपनी प्रस्तुति देने का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, शिवनवाले की अगर बात करें तो हमारे बुजुर्ग जो है वो शिवनवाला गाया करते थे, और उनको भी हम सुनते रहते हैं, और आज भी सुनते हैं, और पहले भी सुनते थे। हमारे ताया जी थे, हैं श्री आदरणीय श्री प्यूंदी राम जी, वो गाते अभी बूढ़े हो चुके हैं, उनके बेटे हैं, तो उनको भी हम सुनते रहते हैं, और सुन के हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। आज गाते तो उतना नहीं है लेकिन सीख रहे हैं। शिवनवाले की बात करें तो नवाला जो है वह, जैसा कि इसका अर्थ है, नाम है शिवनवाला जी, इसमें 9 व्यक्ति विशेष होते हैं, उनको इसलिए शिवनवाला नाम दिया गया। उसमें 9 व्यक्ति होते हैं। 4 जो होते हैं उसको चौकड़ा बोला जाता है, भ्रमरी गद्दी कल्चर में चौकड़ा गाने वाले जी। उसमें थाली घड़े वाला होता है, ढोलक वाला होता है, 2 संगीतकार साथ देने वाले होते हैं, 4 व्यक्ति होते हैं, और 9 लड़ी फूलों की माला होती है, और उसमें 4 बंदे, और एक घर वाला जो मुखिया होता है जी, वो 5 हो गए। एक जो होता है शिव का चेला होता है, 6 हो गए। 2 होते हैं जो पूरी रात सेवा करते हैं बंदों की, 8 हो गए। एक जो होता है उसमें भोले शंकर खुद। उन सभी को मिला के 9 व्यक्ति जो है विशेष जो है, उनको शिवनवाला इसलिए शिवनवाला नाम दिया गया है जी। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जैसे सभी लोग जगराता करते हैं, जागरण करते हैं, सेम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, भोले शंकर की प्रस्तुति होती है पूरी रात जी। उसमें भोले शंकर की आंचली जो है वो गाई जाती है। तो कोई आपको भी अगर आप कोई भोले बाबा के लिए कुछ गुनगुनाना चाहें जी, इस नवाले के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। एक बहुत ही प्रचलित है और सभी सुनते हैं उसको, तो उसको ही मैं गाना चाहूँगा जी। हो आसामिया हो वे वो सामिया,
ले वो सामी अपने उधारो भोले आवो सामिया सामिया हो वे वो सामिया ले वो सामी अपने उधारो भोले आवो सामिया ओ बत्ती वो कोठे तेरा मंडल सजे ले वो सामी अपने उधारो भोले आवो सामिया बत्ती वो कोठे तेरा मंडल साजे ले वो सामी अपने उधारो भोले आवो सामिया। बहुत खूब, बहुत मधुर आवाज़ है आपकी। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप समय दे पाते हैं रियाज़ के लिए, सुबह से लेकर शाम तक कब समय निकाल पाते हैं, क्योंकि आप कार्यरत भी हैं। जी जी, जहाँ तक समय की बात है तो मैम जिसको शौक़ होता है ना वो कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके वो थोड़ा बहुत समय अपनी लाइफ के लिए ज़रूर निकालेगा। ऐसे ही है कि कभी ड्यूटी पे जाते हैं हम, शिफ्ट का शेड्यूल होता है हमारा, तो जब बीच में हमें टाइम मिलता है तो हम उसमें थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं, और कई प्रोग्राम हो तो बीच में एडजस्ट करके हम छुट्टी वगैरह लेके तो उसमें अपना जो है निकाल लेते हैं। नवाले की बात करें तो गाते भी हम, नवाड़ा भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, लाइव कल्चर शो भी करते हैं, तो ऐसे टाइम हम बीच बीच में निकाल लेते हैं कहीं। जी, शौक़ है, जुनून है, तभी आप इतना सब कुछ कर पाते हैं। जी जी सर, एक गाना आपका बहुत प्रचलित हुआ है, एक और गाना जिसके लिए शायद आपको वंस मोर बहुत बार सुनने को मिला होगा, छुनको, उसकी कुछ पंक्तियाँ या बोल आप दर्शकों के लिए हाजिर करना चाहें। जी जी, छुनको जरूर आपको सुनाएंगे। पेगे आरोड़ा छुनको नेड़ पड़े सा छुनको नेड़ पड़े सा छुनको सा पैरा भारी हो बेगी आरोड़ा छुनको नेड़ पड़े सा छुनको सा पैरा भारी हो किया तेरा पैर सो भारे हो छुनको
किली कियां जाना मेरी अम्मा जी 5-7 छोरुआं दे डेरे हो बाईपुर किली कियां जाना मेरी अम्मा जी 5-7 छोरुआं दे डेरे हो 5-7 छोरुआं दे डेरे मेरी अम्मा जी किलियां जो पाई लैंदे घेरे हो 5-7 छोरुआं दे डेरे मेरी अम्मा जी किलियां जो पाई लैंदे घेरे हो बहुत खूबसूरत सर, जिस तरह से आपने अपने वीडियो में अपने गीतों के माध्यम से चंबा की खूबसूरती, वहाँ की संस्कृति को बयां किया है, जी। शायद जो दर्शक हमें में देख रहे हैं वो भी भाव विमोर हो रहे होंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे इसकी जो जर्नी है, एक गीत जब आप गुनगुनाते हैं, लोकगीत आप गुनगुनाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, उस समय तो सभी दर्शक काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का संघर्ष रहता है एक गीत को तैयार करने के पीछे? कुछ यादें आप साझा करना चाहें? जी मैडम, संघर्ष तो अब संगीत गाना तो बहुत बड़ी बात होती है कि गाना तो हर कोई गा लेगा, लेकिन उसके पीछे गाना तैयार करना, कौन से सुर में उसको ढालना है, कैसे कंपोजिशन उसकी तैयार करनी है, किस तरीके से उसको ऐसा होता है कई बार कि अगले दूसरे गाने का कहीं ना उसके उसमें तर्ज ना आ जाए, तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि अब नया गाना क्रिएट करना, तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है कुछ करने की, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक दिन सक्सेस होते हो। उसके लगे रहने की बात है, बस कहीं ना कभी कुछ ना कुछ करते रहो। बस बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी जो लाइफ में आती हैं, तो उसका सामना करना हर व्यक्ति का वो दायित्व बनता है। उसका डर के पीछे नहीं हटना, बस लगे रहो। जी, डर के आगे ही जीते डर कहा के आगे जाता आगे है। जीते, जी सर, अगर साज की बात की जाए, हिमाचली जो साज है, वाद्य यंत्र है, उसके बारे में क्या कहना है? खासकर अगर हम चंबियाली गीत की बात करें तो कितना इनका सानिध्य रहता है? वाद्य यंत्रों की बात करें तो वैसे तो साज तो हर जगह विशेष वो होते हैं, लेकिन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी जो बेसिकली साज होते हैं, जैसे ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई हैं, और भी खाड़े होती हैं, हमारे मंदिरों में होती है बड़ी बड़ी। वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं। बाकी तो अदर जो है आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ तो आपको पता ही है कि कौन से अलग अलग साज जो है आजकल चले हुए हैं। जी, तो कौन सा जो कह सकते हैं आपका लोकप्रिय साज है? आपने इतने गीत आपने कंपोज किए हैं, गाए हैं, या फिर चंबा का जो ट्रेडमार्क हम कह सकते हैं ना कि इस साज के बिना जो धुन है वहाँ की वो अधूरी है? अगर गाने की बात करें तो मैंने लगभग 50 के करीब मैंने गाने लिख दिए उन्हें, और करीब 20 से प्लस मैंने खुद गा दिए हैं। तो अगर बिना साज के अगर बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, गद्दी कल्चर, उसमें जो है एंचदियाँ जो खासकर जो है हमारे गद्दी कल्चर में ठेठ कल्चर जो बोला जाता है, आजकल तो डीजे बाजों के साथ जो है हो रही हैं जो कार्यक्रम है। लेकिन जो हमारे वाद्य यंत्र जैसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया और थाल घड़ा हो गया, हमारे कल्चर की बात करें तो इनके बिना जो है वो हमारा जो कल्चर है वो अधूरा सा लगता है, और बिना शहनाई के। तो ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली बहुत ही मायने रखती हैं हमारे कल्चर में। जी, कुछ दर्शकों को आप बताना चाहें, कुछ अलग हटकर चंबा की जो संस्कृति है, कोई रीति रिवाज है या फिर कोई स्थल है, पर्यटक स्थल जो हम इस समय देख रहे हैं, चंबा आना चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉगिंग से भी जुड़े हैं। जी, मैं ब्लॉगिंग से जुड़ा हूँ, और इसमें मैंने सारी की सारी वीडियो जो गद्दी कल्चर के ऊपर बनाई हुई हैं वो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, अबाउट गद्दी लाइफ पे। और अगर पर्यटन की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं जो हमारा भरमौर है वो शिव नगरी है, शिव भूमि है, और वहाँ 84 टेम्पल हैं और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं। उसके साथ ही हमारा कुक्ति नामक जगह है, भगवान कार्तिकेय के शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय जी का टेम्पल है वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। 14 अप्रैल जो बैसाखी वाले दिन जो है उनके कपाट जो खुलते हैं, और 30 नवंबर को जो है वो बंद होते हैं। तब तक जो है पर्यटक जो आते रहते हैं, श्रद्धालु आते रहते हैं, और हज़ारों की तादाद में जो है श्रद्धालु आते रहते हैं। अगर नगरी भरमौर की बात करें, वहाँ 84 टेम्पल हैं, 84 सिद्धों ने वहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। उसके पीछे का कारण ये है कि कभी माता ब्रह्माणी वहाँ पे हुआ करती थी 84 में, और हुआ ऐसा कि वहाँ पे 9 नाथ आए थे वहाँ पे, और उन्होंने आग्रह किया था कि माता ब्रह्माणी कहीं गई हुई थी ब्राह्मण पे,
तो उन्होंने अपना डेरा वहाँ पे जमाया हुआ था। तो जब माता भरमाणी वापस आई तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे स्थान पे यहाँ पे छोड़ दीजिए आप और अपना कहीं स्थान और ले लीजिए। जी। तो भोले शंकर ने उन्होंने आग्रह किया सिद्धों ने कि हमें जो है आज की रात यहाँ पे ठहरने का अवसर दे दीजिए, सुबह होते ही हम यहाँ से अपना प्रस्थान कर लेंगे। जी। तो माता भरमाणी ने उनका जो है वो प्रार्थना पत्र जो स्वीकार कर लिया, लेकिन हुआ उल्टा। जब सुबह हुई तो वो सिद्ध जो वहाँ पे स्थापित हो चुके थे वो अपना जो है मूर्ति रूप का आकार ले चुके थे। तो माता भरमाणी जो थी वो बहुत ही गुस्से हुई जी। कि मेरे साथ छल हुआ है, और उन्होंने मन बनाया कि मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी कि जहाँ से मुझे 84 नजर ना आए, और आप जब भी कभी भरमौर आए तो आप अगर भरमाणी जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके देखना, नीचे आपको 84 कभी नजर नहीं आएगी। माता भरमाणी ने ऐसा प्रण ले लिया था, और माता रूठ के वहाँ पे डूगा सार नामक जगह है माता जहाँ भरमाणी है, वहाँ पे उन्होंने जो जगह ली थी वहाँ पे आज बैठी हैं। तो वहाँ से 84 नजर नहीं आती जी। तो जब रूठ गई थी माता भरमाणी तो भोले शंकर ने उनको मनाया कि जब भी कभी हमारी जो यात्रा मणिमहेश के लिए श्रद्धालु आएंगे तो आपकी यात्रा किए बिना हम उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी मणिमहेश की। तो सबसे पहले भरमाणी जो व्यक्ति आएगा उसमें डुबकी लगाएगा डल में भरमाणी के, उसके बाद जो है मणिमहेश की परिक्रमा जो है वो संपूर्ण होगी जी। तो इसकी पीछे ये लॉजिक है जी। और उसके साथ ही हमारा एक और है 84 सेध है वहाँ पे जी। अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। तो क्यों ना आपने बहुत सारे भजन लिखे हैं, उनमें से एक है केलंग बनाना जी। उसके बारे में या फिर उसकी जो लाइनें हैं आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। इतना आप वर्णन कर रहे हैं तो सार्थक करते हुए कुछ पंक्तियाँ जी। केलंग बनाने का मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ क्योंकि हमारे कार्तिक कुल देवता है मेरे केलंग जी, और सबसे ज़्यादा मैंने भजन जो है वो कार्तिक स्वामी जी के ही गाए हैं जी। और भरमौर से 25-30 किलोमीटर ये कुक्ति नाम की जगह उस पर मैंने बनाया था, उसका सुनाता हूँ मैं आपको जी। कार्तिक स्वामी को हम गद्दी भाषा में केलंग बोलते हैं जी। तो उनकी बहन है मराली, शायद उनका जो है जो किताबों में वर्णन है वो अशोक सुंदरी के नाम से उनको जाना जाता है। तो मराल पर्वत पे स्थित है इसलिए उनको हम मराली बोलते हैं जी। तो भाई बहन वो इकट्ठे रहते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको गुनगुनाता हूँ भजन। केलंगारी जात राय सुकुगती जो जाना, केलंगारी जात राय सुकुगती जो जाना, केलंगारी जात राय सुकुगती जो जाना, कुगती जो जाना बयसु केलंग बनाना, कुगती जो जाना बयसु केलंग बनाना, केलंगारी जात राय सुकुगती जो जाना। अंदरोल तेरे लग दे बसाखे हो, खुल दे अंदरोल तेरे लग दे बसाखे हो, हुंदा ना कोई कम बदेवा बिना तेरे साथ हो, हुंदा ना कोई कम बदेवा बिना तेरे साथ हो, खुल दे अंदरोल तेरे लग दे बसाखे हो। तीरी धारा वो मेरे केलंगारा बासाओ, गुग तीरी धारा वो मेरे केलंगारा बासाओ, फड़ी बोलियां हाथ वो मेरा छड़िया ना साथाओ, फड़ी बोलियां हाथ वो मेरा छड़िया ना साथाओ, गुग तीरी धारा वो मेरे केलंगारा बासाओ। सर आप हिमाचली संस्कृति को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे हिमाचली संस्कृति, खासकर चंबयाली संस्कृति जिस तरह से आप सहेज कर रख रहे हैं? जी, मेरा सभी के लिए यही सुझाव रहेगा, संस्कृति कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को संजोए रखें। ऐसा नहीं है कि जो हमारा कल्चर पुरातन में था उसको वेस्टर्न में परिवर्तित कर दें।
दिन प्रतिदिन हम इन चीज़ों से पिछड़ रहे हैं, अपनी बोलबाणी से पिछड़ रहे हैं, अपने रहन सहन से पिछड़ रहे हैं, अपने खान पान से पिछड़ रहे हैं। जो हमारी धरोहर है, बुजुर्गों की धरोहर है, हमारी जो कलाएँ प्राचीन जो सभ्यता हमारी, उसको कहीं ना कहीं संजो के रखना हम जैसे युवाओं का फ़र्ज बनता है कि जो है ताकि हमारा जो है जो हमारी संस्कृति है वह विश्व स्तर पर जो है प्रचलित हो। मेरा सभी के लिए यही संदेश रहेगा। जी, तो चलते चलते आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, या किस तरह से आप देखते हैं अपने कार्य को लोक संगीत की ओर किस तरह से बढ़ना चाहेंगे? जी, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेरा जो प्रोजेक्ट है 8 मई को है, जो शाम 5 बजे रिलीज़ होने जा रहा है, और जिसका टाइटल हमने ढोला रखा है। सभी की डिमांड थी कि जुड़मोनिया ढोला का पार्ट 2 जो है वो लेके आइए, और ऐसा ही हमने लोगों की डिमांड पे जो है पार्ट 2 जो है लेके आ रहे हैं। 8 मई को शाम 5 बजे वो रिलीज़ होने जा रहा है, जिसका नाम जो है टाइटल जो हमने ढोला रखा है। तो ऐसे ऐसे हम और भी दर्शकों के लिए लाते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, कि इसके लिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट जो है, आशीर्वाद जो होना बहुत ज़रूरी है। जी, सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बिल्कुल हमें कह सकते हैं चंबा के बहुत करीब आप लेकर गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद रेडियो हिमाचल। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे बीच ये चंबा के प्रसिद्ध लोक गायक श्री बहादुर भारद्वाज जी मौजूद थे। आशा करते हैं आपने आज कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया होगा। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। बजदियां पौड़ा ते बजदी खंखाड़ा, बजदियां पौड़ा ते बजदी खंखाड़ा। खेल देने चले वो तेरे बजदे नगाड़े, खेल देने चले वो तेरे बजदे नगाड़े। बजदियां पौड़ा ते बजदी खंखाड़ा।